हेलो छात्र, आप सभी का स्वागत। मैं तारज। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, सेक्शन ए, जिसमें दूसरा जो विचारक है ये इमाइल दुर्कहेम। इमाइल दुर्कहेम के बारे में हमने पूर्व में कुछ बताया था कि इमाइल दुर्कहेम फ्रांस के विचारक है, प्रसिद्ध विचारक है, जिनको हम समाजशास्त्र का दादा कहते हैं। उसका कारण है कि वैज्ञानिक धरातल प्रदान जो किया था समाजशास्त्र का, वो इमाइल दुर्कहेम ने किया, इसलिए इसको हम समाजशास्त्र का पिता या समाजशास्त्र का दादा भी कहते हैं। वैसे अन्य विचारक इसको बौद्धिक जगत का देवता भी कहते हैं, अर्थात इमाइल दुर्कहेम को बौद्धिक जगत का देवता भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1858 और 1970 में मृत्यु। इमाइल दुर्कहेम की 4 महत्वपूर्ण पुस्तक, द डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्री पद्धति के नियम, द एलिमेंट्री फॉर रिलीजन ऑफ लाइफ, धार्मिक जीवन का प्राथमिक स्वरूप, और द सुसाइड, आत्महत्या, और इन सोशियोलॉजी क्यों। ये 5 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो भी पेपर के अंतर्गत अधिकांश पूछी जाती है, इन्हीं से ही पूछी जाती हैं। बाद में इमाइल दुर्कहेम ने सामाजिक तथ्य का भी उल्लेख किया था कि सामाजिक तत्व किसी समाज में कार्य करने के तौर तरीके, सोच विचार, धर्म, रीति रिवाज, नैतिकता इत्यादि है, जिनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने व्यवहार में करता है, वो सामाजिक तत्व। अर्थात सामाजिक तत्व क्रिया विचार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण व्यक्तिगत रूप से संभव है, जो कि एक विशेष ढंग से व्यक्ति को व्यवहार करने को बाध्य करता है। कि सामाजिक तत्व स्थायी होते हैं व अस्थायी भी होते हैं। आगे सामाजिक तत्व की 2 प्रमुख विशेषताएं बतलाई। एक है बाह्यता और दूसरा है वैधता। वैधता का मतलब होता है दबाव के द्वारा भी व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का भी पालन करता है। यदि दबाव के द्वारा सामाजिक तथ्यों का पालन नहीं करता व्यक्ति, तो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना बिगड़ सकती है। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति पर दबाव भी जरूरी है, जिसे हम वैधता कहते हैं। दूसरा है बाह्यता। बाह्यता का मतलब होता है व्यक्ति की चेतना से बाहर, अर्थात सामाजिक तत्व व्यक्ति की चेतना से बाहर के होते हैं, क्योंकि इनको व्यक्ति प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में या व्यवहार में प्रतिदिन करता है। तो धीरे धीरे इनकी सोचने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, इसलिए व्यक्ति की चेतना से बाहर के हो जाते हैं। जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सभी लोगों को पता है कि दिवाली कार्तिक के अंतर्गत आती है और उसमें क्या पकवान बनेगा ये सभी को मालूम है। इस बात को हर बार सोचने की आवश्यकता नहीं है। और दिवाली पर सभी लोग पटाखे छिड़कते चलाते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जब दिवाली आती है तो लोगों को सोचने की और करने की आवश्यकता नहीं है, बस होते ही प्रक्रिया हो जाती है। इसी प्रकार हम होली पर रंग छिड़कते हैं, अन्य किसी त्योहारों पर असर नहीं। तो ये त्योहार, रीति रिवाज, धर्म प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए हमें किसी विशेष अवसर पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो सामाजिक तत्व का जो उल्लेख किया दुर्कहेम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत किया। आगे हमारा जो दूसरा प्रश्न बनता है वह है सामाजिक एकता। अर्थात सामाजिक एकता क्या है कि समाज या समूह या समुदाय के लोगों को मध्य पाई जाने वाली एकता ही सामाजिक एकता है। यह सामाजिक एकता नैतिकता का आधार है, समाज का आधार है, जो सामूहिक चेतना से संबंधित, जो व्यक्तिगत चेतना से भिन्न होती है। यह सामाजिक एकता समाज की रीति रिवाज, मूल्य, धर्म, नैतिकता, परंपरा, कार्य प्रणाली इत्यादि के मध्य जो एकता है वह बड़ी सामाजिक एकता। यहाँ पर इमाइल दुर्कहेम ने सामाजिक एकता को हमने 2 भागों में विभाजित किया। अर्थात सामाजिक एकता 2 प्रकार की होती है, एक यांत्रिक एकता, एक स्वाभाविक एकता। यांत्रिक एकता उन समाजों में देखने को मिलती है
जो प्राचीन समाज होते हैं, छोटे समाज होते हैं, अशिक्षित समाज होते हैं, असभ्य समाज होते हैं, परंपरावादी होते हैं, पिछड़े समाज होते हैं, सरल समाज होते हैं, उन समाजों के अंतर्गत यांत्रिक एकता है। यांत्रिक एकता के बिल्कुल विपरीत विशेषता रखने वाली एकता को हम साव्यव एकता कहते हैं। अर्थात यांत्रिक एकता में जनसंख्या कम थी तो लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी। सभी लोग मिलकर काम करते थे, सभी लोग मिल बांट कर खाते थे, समानता अधिक थी, सामूहिकता अधिक थी, व्यक्तिवाद का अभाव था। इसलिए ऐसे समाजों के अंतर्गत यांत्रिक एकता देखने को मिलती थी। व्यक्तिवाद और संपत्ति का अभाव था, समूह की शक्ति ही सामाजिक एकता, यांत्रिक एकता है। जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, यांत्रिक एकता के बाद एक साव्यव एकता आती है। और ये साव्यव एकता आधुनिक, जटिल, औद्योगिक, नगरीय, विकसित समाजों के मध्य पाई जाती है। यांत्रिक एकता में सामूहिक चेतना थी, जबकि साव्यव एकता में सामूहिक चेतना कमजोर हो जाती है और व्यक्तिवाद आ जाता है। लेकिन यांत्रिक एकता में संपत्ति नहीं थी, संपत्ति का अभाव था, सभी लोग मिल बांट कर खाते थे, मिलकर काम करते थे। जबकि साव्यव एकता में संपत्ति का विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, व्यक्तिवाद आता है, सामूहिक चेतना कमजोर होती है, समूह की शक्ति कमजोर हो जाती है। वो हमारे साव्यव एकता है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मैकेनिकल सॉलिडरिटी के बारे में बात करता हूँ कि सामाजिक एकता क्या है। हमने पूर्व में उसके बारे में कुछ बतलाया था, आज हम बात करते हैं कि सामाजिक एकता है क्या। आदिम, प्राचीन, सरल, छोटे, अशिक्षित, सभ्य, ग्रामीण, परंपरागत समाजों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही सामाजिक यांत्रिक एकता है। यह हमें परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया। लेकिन अब हम बात करते हैं सामाजिक एकता की विशेषताएं। नंबर 1 है कि भेदभाव रहित समाज, अविभेदीकृत समाज। अर्थात इस समाज के अंतर्गत या यांत्रिक एकता के अंतर्गत जनसंख्या तो कम थी और लोगों की आवश्यकता भी सीमित थी, इसलिए किसी भी प्रकार का व्यक्तियों के मध्य और समाज के मध्य भेदभाव नहीं थे। सभी लोग समान स्तर पर थे, सभी लोगों की एक जैसी आवश्यकताएं थी, एक जैसे कार्य थे। जो भी थोड़ा बहुत कार्य था वो लिंग, आयु और वैभव आदि के आधार पर विभाजित था, जो कि न्यूनतम मात्रा में था, इतना अधिक नहीं था। लेकिन फिर भी सामूहिक शक्ति अधिक थी, सामूहिकता अधिक थी, इसलिए ये समाज छोटे थे। और छोटे होने के कारण, यह लोगों की आवश्यकताएं के कारण और व्यक्तिवाद के अभाव के कारण, सामूहिकता के कारण इन लोगों के मध्य भेदभाव नहीं था, अविभेदीकृत था। यह पहली विशेषता है कि अविभेदीकृत समाज या भेदभाव रहित समाज, ये यांत्रिक एकता की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है समाज का प्रथम स्थान और व्यक्ति का दूसरा स्थान। जब भी हम कभी बात करते तो दुर्गम ने समाज को प्रथम स्थान और व्यक्ति का द्वितीय स्थान माना है। समाज ही व्यक्ति का देवता है। हालांकि व्यक्तियों ने मिलकर समाज बनाया है, लेकिन समाज की तुलना में व्यक्ति कमजोर है, छोटा है। हमेशा समाज अमर है, कभी मरता नहीं। ये तो सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, आता जाता है, लेकिन समाज कभी मरता नहीं। इसलिए ईमानदार धर्म समाज को प्रथम स्थान और व्यक्ति को द्वितीय स्थान मानते हैं। बेशक समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया है, लेकिन समूह की शक्ति के कारण समाज व्यक्ति से ऊपर है। समाज व्यक्ति से ऊपर है। समाज कानून की व्यवस्था है, कानून बनाता है, लोगों को व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इसलिए समाज व्यक्ति से ऊपर है। हम दूसरी बात करते हैं दमनकारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत
मैंने आपको कल भी बताया था कि दमनकारी कानून व्यवस्था है क्या और ये किस समाज के अंतर्गत पाई जाती है। अपार्ट के अंतर्गत यहाँ से आपको एक छोटा प्रश्न भी मिलता है कि दमनकारी कानून व्यवस्था किस समाज के अंतर्गत पाई जाती है, तो वो है दमनकारी कानून व्यवस्था यांत्रिक समाज के अंतर्गत। और दमनकारी कानून व्यवस्था टिट फॉर टैट जैसे कि तैसे सिद्धांत पर आधारित है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, अपराध करता है, राजा का आदेश है कि वो व्यक्ति को ऐसा ही दंड दिया जाएगा। ये हमारी दमनकारी कानून व्यवस्था। यदि किसी व्यक्ति अपराधी ने किसी व्यक्ति की आंख फोड़ी है तो उसके बदले में दूसरा व्यक्ति उसकी आंख ही फोड़ता है। यदि किसी ने पैर तोड़ा है तो उसके बदले में राजा के आदेश के अनुसार दूसरा व्यक्ति उसका पैर ही तोड़ेगा। ये टिट फॉर टैट जैसे कि तैसे सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, कानून व्यवस्था कठोर थे, इसलिए समाज में एकता अधिक थी। तो यांत्रिक एकता के अंतर्गत दमनकारी कानून व्यवस्था देखने को मिलती है। चौथी जो विशेषता है सामूहिक चेतना। ये सामूहिक चेतना समाज और शक्ति है, समाज की शक्ति है, समाज का आधार है। सामूहिक चेतना के कारण दंड की व्यवस्था कठोर थी, लोगों के मध्य एकता थी। अर्थात सामूहिक चेतना एक समान व्यक्तियों के विचार, व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा इत्यादि के मध्य जो एकता देखने को मिलती है वो सामूहिक चेतना है। समूह के लोगों के मध्य एक जैसी भावना, एक जैसे विचार, एक जैसा रहन सहन, एक जैसी खान पान व्यवस्था, वेशभूषा आदि के मध्य जो एकता देखने को मिलती है वो है सामाजिक एकता या सामूहिक चेतना। अर्थात समूह के मध्य चेतना बराबर सामूहिक चेतना। अगली जो पांचवी विशेषता है सजातीयता। एक तो होती है सजातीयता और दूसरी है विजातीयता, जिसे हम भिन्नता भी कहते हैं। सजातीयता का मतलब होता है समाज के सभी लोगों के एक समान विचार, एक जैसे विचार, एक जैसी रीति रिवाज, एक जैसी धर्म प्रथा, एक जैसी नैतिकता, किसी प्रकार का नो डिफरेंस, भिन्नता नहीं देखने को मिलती थी। अर्थात सभी में ऊपर दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से जो भी है वो एकता देखने को मिलती थी, जिसे हम कहते हैं सजातीयता। अर्थात सभी क्षेत्रों में समानता देखने वाली प्रक्रिया सजातीयता है। अगली बात तो छठी करते हैं नैतिकता। यांत्रिक एकता के समाजों के अंतर्गत यांत्रिक एकता में नैतिकता अधिक देखने को मिलती थी। यह नैतिकता ही समाज को जोड़ने का कार्य करती। यह नैतिकता ही समाज में समूह के लोगों एकता को जोड़ने का कार्य करती। नैतिकता ही समाज का आधार है, यही हमारा धर्म है। धर्म और नैतिकता में समानता भी देखने को मिलती है। धर्म से पहले लोगों का नैतिकता आती है। और बात करते हैं हम धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन में बहुत अच्छा है टोटम या टोटमवाद। टोटम या टोटमवाद धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यांत्रिक समाज के अंतर्गत सभी धर्मों में एकता देखने को मिलती थी। धर्म में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, भिन्नता नहीं थी। सभी लोग एक ही धार्मिक दृष्टि से देखे जाते थे। धर्म का विशेषीकरण नहीं हुआ और धर्म का विशेषीकरण के जो प्रमुख कारण वो टोटमवाद है या धर्म में एकता का जो प्रमुख कारण है वो टोटमवाद है। ये टोटम क्या है? ये टोटम को उल्लेख किसने किया था? ये टोटम को उल्लेख इमाम दर्किम ने किया था। ऑस्ट्रेलिया के अरोटा जनजाति के अध्ययन के आधार पर, ऑस्ट्रेलिया के अरोटा जनजातियों के आधार पर दर्किम ने धर्म का उल्लेख किया है कि टोटम कोई रीति रिवाज, कोई धर्म, कोई प्रथा, नीति इत्यादि है। अर्थात टोटम कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पेड़, कोई पौधा इत्यादि हो सकता है। जिसे जनजातीय लोग अपना देवता मान करके पूजा करते हैं वो टोटम है।
ये टोटमी धर्म का प्रारंभिक रूप है और धीरे धीरे टोटम से धर्म का विकास हुआ है। आर्थिक संगठन, यांत्रिक समाज के अंतर्गत जो आर्थिक संगठन है वो भरण पोषण वाली व्यवस्था थी। सभी लोग मिलकर काम करते थे, सभी खाते थे। व्यक्तिवाद का बचत वाली भावना नहीं थी। मिलकर काम करते थे, मिल बांट करके सभी लोग खाते थे। क्योंकि साधन कम थे, जो भी साधन थे सभी पर लोगों का अधिकार था, इसलिए इसमें यांत्रिक एकता के अंतर्गत जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भरण पोषण वाली व्यवस्था थी, ना कि बचत वाली अर्थव्यवस्था। बाद में है हमारा धार्मिक राजनीतिक संगठन। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में राजनीतिक एकता पाई जाती थी। समाज के समस्त लोग ही नियम और कानून व्यवस्था बनाते थे। अपराधी को समूह के द्वारा ही दंड दिया जाता था। अपराध का निर्धारण समूह के द्वारा ही किया जाता था कि कौन सा व्यक्ति अपराधी है और कौन सा कार्य व्यक्ति का अपराधी है। इसका निर्धारण हम समाज या समूह के लोग ही द्वारा ही करते थे। जो भी दंड व्यवस्था थी समाज या समूह के लोगों के द्वारा ही की जाती थी। इसलिए यांत्रिक एकता के अंतर्गत राजनीतिक संगठन भी था, अर्थात तो राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई में बंधा हुआ समाज था। किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं। समाज के नियम और कानून और परंपरा जो भी अलिखित तो थे, लेकिन समाज पर दबाव बहुत अधिक, समाज का दबाव लोगों पर बहुत अधिक था। सभी लोग मिलकर कानून बनाते थे। जो भी कानून थे वो मौखिक हुआ करते, ना कि लिखित। इस प्रकार से ये हमारी यांत्रिक एकता की प्रमुख विशेषता है। यांत्रिक एकता का जो उल्लेख किया है या साव्यवी एकता का जो उल्लेख किया है तो हमने द डिवीजन लेबर एंड सोसाइटी समाज में श्रम विभाजन सन 1895 के अंतर्गत किया गया है। तो ध्यान रखें यहाँ पर एक तो सबसे ज्यादा सामूहिक चेतना क्या है कि समाज के समान लोगों में एक विचार, एक जैसी भावना, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा आदि में जो एकता समानता देखने को मिलती है वो है सामूहिक चेतना। एक दमनकारी कानून व्यवस्था क्या है कि समाज के अंतर्गत पाई जाती है। यांत्रिक समाज के अंतर्गत दमनकारी कानून व्यवस्था पाई जाती है। ये टिट फॉर टैट सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर दो प्रश्न आपको पाठ के अंतर्गत ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी यांत्रिक समाज कौन सा है ये भी ध्यान रखें कि आदिम, सरल, प्राचीन, परंपरागत, छोटे, ग्रामीण, अशिक्षित जो समाज है वो यांत्रिक एकता के। इस समाज में जनसंख्या कम थी, ये भी ध्यान। अब हम बात करते हैं साव्यवी एकता वाली। साव्यवी एकता साव्यवी एकता औद्योगिक, आधुनिक, जटिल, शिक्षित, औद्योगिक, आधुनिक, जटिल, शिक्षित, बड़े समाजों के मध्य पाई जाने वाली एकता ही साव्यवी एकता है। देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वो यांत्रिक एकता से साव्यवी एकता की ओर बढ़ती जाती है। अर्थात यांत्रिक एकता ही बाद में
धीरे धीरे साम्यावी एकता में परिवर्तित हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि यांत्रिक एकता के अंतर्गत जनसंख्या कम थी, लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, सभी लोग मिल बांट कर काम करते थे, मिलजुल कर रहते थे, सामूहिक शक्ति अधिक थी, व्यक्तिवाद का अभाव था। लेकिन समय में परिवर्तन के बाद धीरे धीरे जनसंख्या का आकार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकता के हिसाब से लोगों को विवेक बढ़ा और व्यक्तिवाद आ गया। तो जैसे जैसे हर क्षेत्र विस्तार होता गया, वो यांत्रिक एकता के स्थान पर साम्यावी एकता में परिवर्तित हो गया। अब साम्यावी एकता है वो जटिल, औद्योगिक, शिक्षित और बड़े समाजों के मध्य जो एकता है वो साम्यावी एकता। अब हम बात करते हैं, यार ज्यादा नहीं हो जाए।